अभी आज हम बात कर रहे थे उसके बारे में, एक तरह से अमेरिकी क्रांति के बारे में। और धीरे धीरे जिस तरह से हम बात करते हैं कि भाई अमेरिका की जो क्रांति थी वो एक तरह से परिवर्तन विरोधी क्रांति थी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से इंग्लैंड के लोग या फिर इंग्लैंड की सरकार जबरदस्ती अमेरिका के लोगों के ऊपर कुछ अधिकार या फिर अपना एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई शासन स्थापित करने की बात करते हैं, तो अमेरिका के लोग उसका विरोध करते हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक कोई एक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा ब्रिटिश संसद में तो तब तक कोई टैक्स नहीं देंगे वो लोग। फिर बोस्टन टी घटना होती है जिसके परिणाम स्वरूप एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये सारी यानी कि हम क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो 1774-75 में दो कॉन्फ्रेंस होती हैं, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस फिलाडेल्फिया में। और दूसरी जो महाद्वीपीय कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस थी उसमें हम कह सकते हैं कि भाई कि एक तरह से जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में यह था कि धीरे धीरे वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं और विरोध के परिणाम स्वरूप एक वो बनाई जाती है जिसके हम कहते हैं कि भाई सेना बनाई जाती है जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में। और सेना के बाद फिर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो एक उधर से ब्रिटेन की तरफ से भी जर्मन जो राज्य थे, जो बहुत सारे थे उस समय संख्या में, छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों के की भी एक सेना वो बनाते हैं। लगभग 20,000 सैनिकों को जर्मन राज्यों से लेते हैं और युद्ध की घोषणा एक तरह से वो लोग कर देते हैं। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनी के लोग, जिसमें 52 थे उस समय पर फिलाडेल्फिया में, जो इस एक तरह से घोषणा पत्र की यानी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र बनाया जाता है, अधिकारों घोषणा पत्र, उसमें वो लोग एक तरह से हस्ताक्षर करते हैं और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा शुरू कर देते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात रखी गई थी वो महत्वपूर्ण बात ये थी कि भाई धीरे धीरे जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी जो राज्य थे या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जितने भी उसमें विश्व के देश थे उनकी बात वो करते हैं और वहां पर वो फिर कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो राज्य था या फिर लोग हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक या फिर आनंद पूर्वक जीवन जीने का एक तरह से जो कहते हैं ना कि जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ पर भी उनको मिलता रहेगा, मिलना चाहिए एक तरह से। फिर दूसरी बात ये आती है कि भाई अधिकारों की प्राप्ति के लिए सरकार की स्थापना की जाती है और वो शासितों की संपत्ति से अपनी उचित सत्ता प्राप्त कर लेती है। और यदि कोई सरकार इन उद्देश्यों को नष्ट करती है तो जनता को उसको बदलने का अधिकार है। ये महत्वपूर्ण बात है इसकी। और सरकार की स्थापना ऐसे सिद्धांतों पर हो, इसकी शक्तियों का संगठन इस प्रकार हो कि सारी जनता सुरक्षा और आनंद का अनुभव करे। और यह घोषणा की जाती है कि संयुक्त उपनिवेशों को अब स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य माना जाएगा और इस स्वतंत्रता की स्वीकार करने के लिए विदेशों में भी दूत भेजे जाएंगे। ये बात और ये घोषणा पत्र में अमेरिका जनता से क्रांति का नेतृत्व करने और सहयोग करने को कहा गया। फिर कुछ मुख्य लड़ाइयां होती हैं। आरंभिक जो लड़ाइयां थी उन लड़ाइयों में जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को हारना पड़ता है, मगर 1776 के जो अंतिम दिन थे उसमें जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो पूर्व युद्ध कौशल दिखाया और खासकर ट्रेंटन के युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। फिर इसके बाद फिर प्रेस्टन में भी युद्ध होता है, वहां पर भी ब्रिटिश सेना हार जाती है। 1777 में दोबारा से ब्रिटिश सेना को सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती हैं
और एक समय ऐसा आता है जब फिलाडेल्फिया पर अमेरिका ने जो अधिकार कर लिया था उस पर दोबारा से ब्रिटेन की सेना अधिकार कर लेती है, और सर्दियों का दिन चल रहे थे उस टाइम पे। और जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना को अधिकतर मामलों में हम कह सकते हैं कि भाई बाहर घूमना था उसको। बाहर घूमने का अर्थ ये है कि भाई उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो लोग सर्दियों में बाहर थे, और ब्रिटिश सेना अगर चाहती तो उनको आसानी से दबा सकते थे, मगर वो उस मौके को चूक जाते हैं। और फिर कहते हैं ना कि जो 1777 का जो साल था उसके अंतिम दिनों में अमेरिकी सेना फिर से, खासकर जो साराकोटे लड़ाई होती है उसमें जीत जाती है। और इस लड़ाई से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की इंग्लैंड की जो जनता थी, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो एक तरह से उसकी प्रतिष्ठा थी, वो उसको धक्का पहुंचता है। इसी बीच बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो अमेरिका का क्रांतिकारी व्यक्ति था, वो फ्रांस के साथ समझौता कर लेता है। और फ्रांस के साथ समझौता करने से वो कहता है कि जब तक एक तरह से जो अमेरिकन जो उपनिवेश हैं 13 के 13 वो नहीं जीत जाते हैं, तब तक ये एक तरह से जो फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। और फिर जब फ्रांस साथ में आ जाता है तो उसी के साथ साथ फिर स्पेन भी युद्ध में शामिल हो जाता है। उसे जिब्राल्टर वापस चाहिए था। जिब्राल्टर जो भूमध्य जो सागर है वहां पर है। ओलैंड का युद्ध भी, फिर ओलैंड भी इंग्लैंड के खिलाफ आ जाता है। उसको भी जो एशिया में कुछ उपनिवेश चाहिए थे सुदूर पूर्व एशिया में, वो भी चाहता है। और वो फिर क्या सोचता है कि भाई अगर इंग्लैंड यहाँ पर फंसा रहेगा तो उसको फायदा भी होगा, ताकि वो एशिया में अपना एक तरह से कह सकते हैं ना कि भाई व्यापार को बढ़ा सके और अपने साम्राज्य को बढ़ा सके। तो जब फ्रांस, स्पेन, ओलैंड ये तीनों देश अमेरिका के साथ मिल जाते हैं तो फिर युद्ध में का पासा पलट जाता है। और अंग्रेजी सेना अध्यक्ष लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत में भी गवर्नर जनरल बनकर आता है, वो 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन में अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को इसकी सूचना मिलती है तो उसके मुंह से अचानक निकलता है कि हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। और जब कॉर्नवालिस ने ये एक तरह से हम कहते हैं ना कि भाई ये जो सारी व्यवस्था थी, या हम कह सकते हैं कि भाई आत्मसमर्पण के बाद उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की संसद थी वहां पर भी ये मांग उठनी शुरू हो जाती है कि भाई इस युद्ध को बंद करना चाहिए, बहुत खर्चा हो रहा है। और जनता में भी ये बात उठने लग जाती है कि युद्ध अनावश्यक है। अगर वो भी इंग्लैंड के ही लोग हैं तो फिर उनको फ्री करने की बात करते हैं एक तरह से वो लोग। तो इस बीच फिर 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है, यानी 7 साल चलता है। और पेरिस की संधि में 13 जो बस्तियां थी अमेरिका की उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है, और एक नए राष्ट्र का नाम, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, तब इससे इसका नाम पड़ता है। यानी 1783 में जो अमेरिका आज हमारे पास है उसका नाम 1783 में रखा गया था। उससे पहले अमेरिका था, मगर संयुक्त यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये नाम 1783 में इसका रखा गया। फ्रांस को इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के कई द्वीप, अफ्रीका में कुछ क्षेत्र और भारत में कुछ क्षेत्र देने पड़े। स्पेन को फ्लोरिडा और भूमध्य सागर का एक छोटा सा द्वीप था माइनारिका, वो मिल जाता है। और इंग्लैंड और हॉलैंड की युद्ध पूर्व स्थिति बरकरार रखी जाती है। हॉलैंड को कोई नया राष्ट्र नहीं मिलता है या नया क्षेत्र नहीं मिलता है इससे। इस तरह से 13 बस्तियों को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और इसका एक संविधान बना जाता है। और संविधान में जो संविधान निर्माण किया गया वो 1789 में लागू होता है।
सभी उपनिवेश मिलकर एक संघ बनाते हैं और संघ में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू होती है। सरकार के 3 अंग यानी कांग्रेस, प्रेसिडेंट और न्यायालय को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यानी ये बात किस जो मोंटेस्क्यू ने जो एक तरह से शक्तियों के विभाजन की जो बात रखी थी वो यहाँ पर लागू की जाती। नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए, जैसे भाषण, प्रकाशन, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने न्याय प्राप्त करने का अधिकार और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। और अमेरिका का प्रथम जो राष्ट्रपति बनाया गया वो था जॉर्ज वॉशिंगटन। अब क्रांति के स्वरूप के ऊपर हम बात करें तो पहला जो ग्रुप है वो कहता है कि ये परिवर्तन विरोधी क्रांति थी, यानी कि जो उपनिवेशों पर, भाई 5 मिनट रुक जाए फिर चलेगा। यानी जो उपनिवेशों पर एक तरह से ब्रिटेन की जनता ने जो एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था उसके खिलाफ ये क्रांति थी। दूसरा मत कहता है कि भाई ये अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष की क्रांति थी। वो कहते हैं कि उपनिवेशों में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था पहले से ही विद्यमान थी, लोगों को मताधिकार प्राप्त था, मगर जब उनके अधिकारों पर एक तरह से हम कहते हैं ना कि हमला हुआ, अंकुश लगा, तो उन्होंने संघर्ष किया। तीसरा जो मत है वो कहता है कि मध्यम वर्ग की क्रांति थी। हमने बात की थी स्वतंत्रता घोषणा पर, जिसपे 56 लोगों ने साइन किए थे। ये सभी लोग मध्यम वर्गीय थे और क्रांति का नेतृत्व भी उन्होंने किया। मगर ऐसा मानना हम कह सकते हैं कि भूल होगी बहुत बड़ी, क्योंकि सामान्य जनता ने भी खासकर इस क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके विद्रोह के बिना या फिर उनके सहभागिता के बिना यह संघर्ष पूरा नहीं हो सकता था। चौथा जो मत है वो कहता है कि ये इंग्लैंड की विरोधी शक्तियों का इंग्लैंड के विरुद्ध संघर्ष था। कुछ नहीं, इतिहासकार वो मानते हैं कि जिस प्रकार से फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन ने अमेरिका का साथ दिया, वो इसीलिए दिया वो ये सभी देश एक तरह से इंग्लैंड के विरोधी थे। मगर कुछ भी हो, मगर हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से लोगों की क्रांति थी, एक बड़ा जनमत इसमें शामिल होता है और उन लोगों ने ही संगठित होकर अधिकारों की मांग की। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें की बात है स्वतंत्रता। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा विदेशी ताकतों के माध्यम से हम कोई भी क्रांति सफल नहीं कर सकते। तो जनता का वो कहते हैं कि इस क्रांति में बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि योगदान था। फिर हम इसकी बात करते हैं कि खास इसके प्रभाव पड़े। तो प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो बात हमें दिखाई पड़ती है कि भाई अमेरिका की स्वतंत्रता और फिर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापना इसकी, क्योंकि धर्म को संविधान में राज्य से अलग रखा गया था। और फिर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही लोग अलग अलग देशों के मूल निवासी थे यहाँ पर, चाहे फ्रांस के थे, जर्मनी के थे, इंग्लैंड के थे, स्पेन, हॉलैंड, मगर उन सब में एक शक्तिशाली राष्ट्र स्थापित करने की भावना हमें दिखाई पड़ती है। और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवसायिक और आर्थिक उन्नति, क्योंकि इंग्लैंड भी अमेरिका के ऊपर अधिकार इसलिए करना चाहता था कि यहाँ से उसको काफी फायदा होता था। एक तरह से चाहे वो कपास का निर्यात हो, ये सारा अधिकतर यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई अधिकतर जो होता था निर्यात अमेरिका से तो कपास होती थी, क्योंकि वो कपास उस समय ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हो रखी थी उसके लिए सबसे वो कहते हैं कि बड़ी मतलब उसको औद्योगिक क्रांति की जान थी कपास, तो वो था। फिर लोहा और अन्य उद्योगों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ से आती थी। तो ये नहीं व्यवस्थाओं को अमेरिका ने अपना हथियार बनाया और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो धीरे जल्दी ही अमेरिका भी फिर औद्योगिक क्रांति में शामिल हो जाता है, एक औद्योगिक राष्ट्र बनकर सामने आता है। सामाजिक प्रभाव की बात करते हैं तो सामाजिक प्रभाव में हमें उतनी सफलता दिखाई नहीं मिलती है।
सबसे बड़ी समस्या जो हमें दिखाई मिलती है कि संविधान में दासों और औरतों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, परंतु जीव युद्ध के पश्चात यानी जो 7 साल का जो क्रांति का था उसमें उनको बहुत बड़ी समस्या इनको झेलनी पड़ी थी। और हालांकि औरतों को छोटे छोटे कार्यों में रखा गया, मगर एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका ने यानी एक तरह से सामाजिक प्रभाव तो सुदृढ़ उसका देखने को मिलते हैं, मगर उसका एक दुष्परिणाम भी देखने को मिलता है, खासकर महिलाओं और औरतों के साथ। निग्रो जो उसमें दास व्यवस्था थी, ये स्वतंत्रता की घोषणा तो करती है ये क्रांति, मगर निग्रो जो थे उनके लिए स्वतंत्रता की घोषणा नहीं थी। और खासकर हम जब हमारा जो अगला जो पोर्शन है जिसमें दासता की कहानी के बारे में बात करेंगे, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि भाई धीरे धीरे जब जो दक्षिण के राज्य थे जहां पर कपास सबसे ज्यादा होती थी, वो राज्य इस स्वतंत्रता की घोषणा सबके ऊपर लागू करने का विरोध करते हैं, यानी दासों को इस घोषणा से बाहर रखा जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या हमें इस क्रांति की दिखती है, क्योंकि इसके बावजूद भी फिर वो कहते हैं ना कि जैसे जो नस्लवादी जो भेदभाव है वो समाप्त नहीं हुआ, और नस्लवादी भेदभाव समाप्त न होने की वजह से अमेरिका में समस्याएं भी हमें देखने को मिलती हैं, जिनका छुटकारा अमेरिका को लगभग इस एक शताब्दी के बाद, जब 1861 से 64 के बीच में जो गृह युद्ध होता है, उस समय जाकर इस जब दासता की समाप्ति की घोषणा की जाती है, तब जाकर ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो सामाजिक समानता वहां पर लागू हो पाती है। अगर दूसरे देशों के ऊपर इसके प्रभाव की बात करें तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का प्रसार हुआ, और सबसे जो कहते हैं नजदीक जो इसका प्रभाव था वो फ्रांस पर देखने को मिलता है, क्योंकि जिन सैनिकों ने अमेरिका के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की या स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, वो देश सारे धीरे धीरे एक तरह से हम कहते हैं कि सॉरी वो सैनिक जब अपने फ्रांस में पहुंचे और वहां पर पुरातन व्यवस्था लागू थी जहां पर स्वतंत्रता के कुछ नामो निशान दिखाई नहीं पड़ता है, तो उन्होंने अपने देश में अमेरिका के एक तरह से संघर्ष का बयान करना शुरू किया, जिससे एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्रांति की जो घटनाएं जो परिस्थितियां वहां पर शुरू हो रखी थी, उन परिस्थितियों को एक तरह से बल मिला। राष्ट्रवाद का प्रसार होता है, इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है इसका। इंग्लैंड खासकर जो कहते हैं ना कि इतना बड़ा उपनिवेश उसके हाथ से निकलने के बाद वो फिर जो दूसरे जो उपनिवेश थे वहां पर फिर वो कोई छूट नहीं देते, यानी अपना जो कंट्रोल है उसे टाइट करना करते हैं। फ्रांस में क्रांति होती है, आयरलैंड के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, यानी इंग्लैंड अब उनकी मांगों के ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात करता है। और 1782 में पोइंग अधिनियम से बहुत सारे जो वाणिज्य कानून थे उनको हटा दिया जाता है, और इससे एक तरह से आर्थिक क्षेत्र में काफी स्वतंत्रता मिल जाती है। भारत के ऊपर इसका प्रभाव की बात करते हैं तो भाई 1776 में यानी एक तरह से जब क्रांति शुरू हुई तो इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांस ने भारत में भी युद्ध किया, जिससे फ्रांसीसियों को पराजय मिली। फ्रांसीसियों की पराजय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, यानी जब एक तरह से अमेरिका का सहयोगी था फ्रांस, तो ये भारत के ऊपर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें बार बार देखने को मिलता है कि जैसे जैसे एक तरह से हम कहते हैं ना कि भाई जैसे जैसे हम एक तरह से कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से एक तरह से जब भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में भारत से बाहर कभी युद्ध हुआ तो अपने आप ऑटोमेटिकली उनका युद्ध भारत में भी शुरू हो जाता है, और यही इस क्रांति के दौरान भी शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रांस के खिलाफ एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई एक व्यवस्था शुरू होती है, यह व्यवस्था की हम कह सकते हैं कि भाई खासकर जो जहाँ पर फ्रांस हारने की कगार पर पहुंचता है, और उसका फायदा ये होता है कि भाई एक तरह से इंग्लैंड को या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना साम्राज्य विस्तार करने में फायदा मिल जाता है। तो ये एक तरह से आज हमारा जो अमेरिकी क्रांति का प्रभाव और उसके स्वरूप की और उसी घटनाओं के ऊपर चर्चा थी। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो
उसके ऊपर हम अभी चर्चा कर सकते हैं। बताओ, वही आ गया समझ में? ठीक है भाई। कौन सी पार्टी? अच्छा, बोस्टन बंदरगाह थी एक। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो, यानी से अगर भारत से जो चाय के बागान थे, वो चाय की पेटियों में मतलब एक तरह से चाय पेटियों में भर के वहां पर आती थी बोस्टन में। और बोस्टन में जब, बोस्टन अमेरिका की बंदरगाह थी, और बोस्टन में जब वो जाते हैं, मतलब पहुंचते हैं, तो उनकी कीमत लगभग एक तरह से हम कहते हैं 50,000 के करीब, 50,000 के करीब थी। और बोस्टन बंदरगाह पर कुछ लोग, कुछ अमेरिकी कुली का भेष बनाते हैं, और जो लोग कुली के माध्यम से अमेरिका में जहाजों से जो चाय की पेटियां उतारते थे, उनको टी पार्टी बोलते थे। तो बोस्टन बंदरगाह पर ला जाकर अमेरिकी के लोगों ने क्रांति के एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी, उसको धक्का पहुंचाने के लिए, या फिर ब्रिटेन के खिलाफ जाकर, जो बोस्टन में जहाज खड़ा था, जहां पर जहाज एक तरह से हम कहते हैं कि मतलब चाय की पेटियां थी, उन सारी पेटियों को वो समुद्र में फेंक देते हैं। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी बोला जाता है। यानी बोस्टन, बोस्टन जगह पर जो घटना हुई, यानी चाय की जो एक तरह से पेटियां समुद्र में फेंकी गई, तो उसको बोस्टन टी पार्टी घटना बोलते हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, जिस तरह से हमारी कोई कांग्रेस है, भाजपा है, या फिर इंग्लैंड में थी लिबरल पार्टी थी, विग पार्टी थी, टोरी थी, वो नहीं है। मतलब घटना के नाम पर इस तरह रखा गया इसको। ठीक है, चलो भाई, कल मिलते हैं फिर।